नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। LLB फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में आज हम ऑर्डर 23 करेंगे। ऑर्डर 23 क्या कहता है, इस ऑर्डर में क्या क्या बातें हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ऑर्डर की हेडिंग से हमें पता चल जाता है कि इस ऑर्डर में क्या दिया हुआ है। तो प्लीज सभी ऑर्डर 51 टोटल जो ऑर्डर 51 है उन सब की हेडिंग जरूर याद करें, ताकि हमें पता चल जाए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें पता चल जाए ये कि कौन से ऑर्डर से रिलेटेड है। ऑर्डर की हेडिंग से हमें माइंड में एक सेटअप तैयार हो जाता है कि इस ऑर्डर में क्या बात कही है या इस ऑर्डर में क्या बात कही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर के अंदर से देखने से पहले सबसे पहले आपको ऑर्डर की हेडिंग्स याद होनी चाहिए। ऑर्डर की हेडिंग्स याद होनी चाहिए। तो आज हम ऑर्डर 23 देखते हैं। ऑर्डर 23 में क्या है, वादों का प्रत्याहरण या समझौता, समायोजन, विड्रॉल या एडजस्टमेंट, विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स, यानी किसी वाद से प्रत्याहरण कैसे किया जा सकता है या उससे एडजस्टमेंट कैसे किया जा सकता है। कोई पार्टी एडजस्टमेंट कैसे कर सकती है या वादी अपने वाद का प्रत्याहरण किस तरीके से कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स, ऑर्डर 23 की हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि वाद में क्या कर रहा है, वादों का प्रत्याहरण हो रहा है या समझौता या समायोजन हो रहा है। तो ऑर्डर 23 रूल 1 की हेडिंग बताई है कि वाद का प्रत्याहरण या दावे के भाग का प्रत्याहरण किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसमें 5 सब क्लूज दिए हुए रूल 1 ऑर्डर 23 रूल 1 में 5 सब क्लूज दिए हुए, उसको 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। तो रूल 1 का सब क्लूज 1, रूल 1 का सब क्लूज 1 ये कहता है कि वादी अपने वाद में सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध या किसी प्रतिवादी के विरुद्ध जो वाद था, संपूर्ण दावे यानी पूरे के पूरे मामले को या दावे के भाग को यानी उसको पार्टली भी वापस प्रत्याहृत कर सकता है या वापस ले सकता है। एग्जाम्पल जैसे ए ने बी, सी और डी के विरुद्ध वाद संस्थित किया हुआ था। ए ने बी, सी, डी के विरुद्ध वाद संस्थित किया था। अब वाद में निर्णय आने से पहले वादी यानी ए ने मान लो कहा कि 1 लाख रुपए मैं इन 3 व्यक्तियों में मांगता हूं, ये मेरे को चुका नहीं दे। तो वादी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध वाद को विड्रॉ कर सकता है। सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध जो वाद था उसे संपूर्ण वाद को यानी वो 1 लाख रुपए तक का जो संपूर्ण वाद था उसको वापस विड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है कि मैं अब इनके विरुद्ध वाद संस्थित मतलब आगे वाद को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ। या किसी एक प्रतिवादी के विरुद्ध या किसी 2 प्रतिवादी के विरुद्ध या तो सभी या किन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध संपूर्ण वाद का विड्रॉ कर सकता है। यानी 1 लाख का वाद था तो पूरे वाद को विड्रॉ कर सकता है। या दावे के भाग का विड्रॉ कर सकता है, मतलब वो कह सकता है कि नहीं मैं तो 75,000 रुपए ही मांगता हूँ इन 3 व्यक्तियों में, यानी वो 25,000 रुपए तक का वाद अपना विड्रॉ कर सकता है। तो क्या है, वादी सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध
या किन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध संपूर्ण वाद का या दावे के भाग का विड्रॉ प्रत्याहार कर सकता है। तो रूल 1 के सपोज 1 ये था, लेकिन इसका परंतु ये कह रहा है, परंतु ये कह रहा है कि अगर वादी माइनर है, वादी माइनर है, तो माइनर है तो उसका वाद कौन चला रहा है? वाद मित्र चला रहा है, वाद मित्र चला रहा है। तो वाद मित्र यहाँ पर वाद को विड्रॉ नहीं कर सकता, या संपूर्ण वाद है उसके दावे के भाग को विड्रॉ नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? यानी अगर वादी यानी प्लेंटिफ है जो माइनर है, तो उसका वाद कौन चलाता है? वाद मित्र चलाता है। तो वाद मित्र न्यायालय की पूर्व परमिशन, न्यायालय की अनुमति लेकर, न्यायालय की अनुमति लेके वाद का विड्रॉ कर सकता है या दावे का भाग का विड्रॉ कर सकता है, पार्टली विड्रॉ कर सकता है। लेकिन जहां वो न्यायालय की अनुमति लेता है, न्यायालय परमिशन देगा, न्यायालय देखेगा कि ऐसा विड्रॉ किया जाना इस माइनर प्लेंटिफ के लाभ के लिए है, तो ही न्यायालय अनुमति देगा, अन्यथा नहीं देगा। ये था परंतु रूल 1 का सप्लोज 1। फर्स्ट जो पॉइंट था उसका परंतु था कि अगर प्लेंटिफ माइनर है तो वाद मित्र न्यायालय की अनुमति के बिना वाद को विड्रॉ नहीं कर सकता। अब आता है रूल 1 का सेकंड क्लोज। सेकंड क्लोज ये कह रहा है कि जो परंतु दिया था मैंने कि अगर प्लेंटिफ माइनर है, अगर ए माइनर है, तो न्यायालय की अनुमति से विड्रॉ हो सकता है वाद, अन्यथा नहीं होगा। तो अब न्यायालय की अनुमति कब मिल सकती है? तो दो चीजें इसमें जरूरी है। तो इसमें दो चीजें जरूरी है। अगर ए माइनर है तो वाद मित्र नेक्स्ट फ्रेंड होगा, वो क्या होगा? नेक्स्ट फ्रेंड होगा। उसका तो एफिडेविट, उसको एफिडेविट जमा कराना होगा, पर शपथ पत्र न्यायालय में जमा कराना होगा। और माइनर एवस ए माइनर है, प्लेंटिफ माइनर है, तो उसकी प्लीडर को प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जमा कराना होगा कि ऐसा विड्रॉ किया जाना प्लेंटिफ जो माइनर है इसके लाभ के लिए आवश्यक है, तो न्यायालय अनुमति देगा, अन्यथा नहीं। यानी न्यायालय की अनुमति के बिना अगर प्लेंटिफ माइनर है तो विड्रॉ नहीं किया जाएगा। तो न्यायालय अनुमति कब देगा? तो वाद मित्र यानी नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा एफिडेविट जमा कराना होगा, और उस माइनर का जो वाद चला रहा था उसमें जो प्लीडर है उसके द्वारा सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र जमा कराना होगा न्यायालय में कि ऐसा वाद का प्रत्याहरण किया जाना इस अवैध वादी के लाभ के लिए है। न्यायालय जांच करेगा, जांच करने के बाद में न्यायालय जांच करेगा, और जांच करने के बाद में न्यायालय को उचित लगता है कि हाँ ऐसा विड्रॉ किया जाना सही है, अवैध माइनर के लिए लाभदायक है, हितप्रद है, तो न्यायालय विड्रॉ की अनुमति देगा, अन्यथा नहीं देगा। ठीक है। इसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यानी रूल 1 का ही ऑर्डर 23 रूल 1 का थर्ड सब क्लोज है, जो ये कह रहा है कि न्यायालय कब अनुमति देगा विड्रॉ करने की। न्यायालय को लगता है कि वाद में ऐसी कोई प्रारूपिक त्रुटि रह गई है। प्रारूपिक यानी उसको ड्राफ्टिंग में कोई गलती रह गई है, त्रुटि रह गई है,
या अन्य वाद लाया जा सकता है, अन्य वाद लाया जा सकता है। तो न्यायालय परमिशन दे देता है कि हाँ इसी वाद हेतु पे वो नया वाद ला सकता है बाद में। तो न्यायालय यहाँ परमिशन देता है। परमिशन देने के बाद में अगर परमिशन लेकर न्यायालय की परमिशन मिल गई विड्रॉ करने की वादी को, तो वादी उसी वाद हेतु पर नया वाद ला सकता है, यानी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे नया शूट फाइल किया जा सकता है। तो रूल 1 का फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट में मेन अंतर ये है, रूल 1 की ये, ठीक है, रूल 1 का सब क्लोज 1 और रूल 1 का ही सब क्लोज 3 में मेन अंतर ये है, इसको मैं बताती हूँ। रूल 1 ऑर्डर 23 रूल 1 का सब क्लोज 1 जो ये कह रहा है, वो कह रहा है वादों का प्रत्याहरण। 2 पॉइंट बोल रही हूँ, वादों का प्रत्याहरण, वादों का, और जो थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहा है वादों से प्रत्याहरण, विड्रॉल, ठीक है। मेन अंतर क्या आ रहा है इसमें, का और से, 2 अंतर शब्दों का यही है। जो पॉइंट 1 है वो ये कह रहा है वादों का प्रत्याहरण, यानी यहाँ पर न्यायालय की अनुमति के बिना न्यायालय की परमिशन के बिना ही वादी वाद को विड्रॉ कर रहा है। न्यायालय की उसने कोई परमिशन नहीं ली और वादी ने अपना वाद या दावे का भाग का विड्रॉ कर लिया या प्रत्याहरण कर लिया, यानी यहाँ पर न्यायालय की परमिशन की उसने एप्लीकेशन ही नहीं लगाई, सीधा ही जाता है और अपने वाद को विड्रॉ कर लेता है। यहाँ पे वादों से प्रत्याहरण मैंने कहा न्यायालय की अनुमति लेता है वो। रूल 1 का सब क्लोज जो 3 है, वादों से प्रत्याहरण, यानी यहाँ पर वादी सीधे ही वाद का विड्रॉ नहीं करता है, वो पहले न्यायालय में एप्लीकेशन फाइल करता है कि मुझे अपने वाद का विड्रॉ प्रत्याहरण करना है या दावे के भाग का प्रत्याहरण करता है। न्यायालय उचित समझता है कि हाँ इसमें वाद में प्रारूपिक त्रुटि है या अन्य आधार है जिसके आधार पे ये नया वाद ला सकता है, तो न्यायालय वहां परमिशन देता है। तो सब क्लोज जो 3 है वो कह रहा है वादों से प्रत्याहरण, यानी न्यायालय की परमिशन लेकर वाद का प्रत्याहरण किया जा रहा है, ठीक है। ये मेन अंतर ये था 1 और 3 में, वादों का प्रत्याहरण, वादों से प्रत्याहरण, ठीक है। अब आता है ऑर्डर 23 का रूल 1 का 4th क्लोज, ठीक है। 4th क्लोज ये कह रहा है कि अगर नियम 1 के वादों का प्रत्याहरण यानी न्यायालय की परमिशन के बिना कोई वादी वाद का विड्रॉ करता है, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई और सीधे ही वादों का प्रत्याहरण कर लिया, या वादों से प्रत्याहरण यानी 3rd क्लोज में उसने न्यायालय से परमिशन, न्यायालय ने अनुमति नहीं दी, उसने एप्लीकेशन तो फाइल की। वादों से प्रत्याहरण यानी 3rd पॉइंट जो था, ये रूल 1 का ही फर्स्ट है, रूल 1 का ही 3rd है। रूल 1 में तो न्यायालय की अनुमति के बिना, और रूल 1 का 3rd पॉइंट ये कह रहा है कि अगर न्यायालय में आवेदन किया गया कि मुझे वादों से प्रत्याहरण करना है, न्यायालय ने अनुमति नहीं दी, फिर भी न्यायालय ने परमिशन नहीं दी, यहाँ परमिशन की आवश्यकता नहीं थी, न्यायालय वादों का प्रत्याहरण, यहाँ न्यायालय की अनुमति के बिना ही तो वो वाद का प्रत्याहरण कर रहा है,
यहाँ पे न्यायालय ने परमिशन दी नहीं, अनुमति नहीं दी। फिर भी क्या करता है वादी इन दोनों के तहत, या तो 1 पॉइंट के तहत या 3rd सरक्लोज के तहत परमिशन दी नहीं, वादी अपना वाद क्या है विड्रॉ कर लेता है, वादी वाद का विड्रॉ कर लेता है, अपने वाद का प्रत्याहार कर लेता है। तो फिर वादी उसी कॉज ऑफ एक्शन के लिए यानी उसी वाद हेतु के लिए फिर नया वाद नहीं ला सकता। अगर न्यायालय पॉइंट 3 रूल 1 के पॉइंट 3 में अनुमति देता है तो फिर नया वाद ला सकता। अगर न्यायालय ने परमिशन ही नहीं दी तो फिर वादी उसी कॉज ऑफ एक्शन के लिए दोबारा नया वाद संस्थित नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें 5th क्लोज। कि अगर किसी वाद में कई वादी हैं, जैसे ए बी सी डी ई ने वाद किया हुआ है एफ और जी के विरुद्ध, एफ और जी के विरुद्ध। मान लो अनेक वादी हैं और उन्होंने वाद कर रखा है प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्ध, तो उनमें से कोई एक वादी अपने वाद या अपने दावे के भाग का प्रत्याहरण अन्य वादियों की परमिशन के बिना नहीं कर सकता है। समझ आया कि अगर अनेक वादी हैं, कई 2 या 2 से अधिक वादी हैं, तो उनमें से अगर कोई एक वादी अपने दावे या दावे के भाग का विड्रॉ करना चाहता है तो उसे अन्य वादियों की परमिशन यानी सहमति, कंसेंट लेनी जरूरी है। इनके बिना वो वाद को विड्रॉ, सहमति के बिना वाद को विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो ये था रूल 1, ऑर्डर 23 का रूल 1 था। अब आता है ऑर्डर 23 का रूल 1 का ए। ऑर्डर 23 रूल 1 ए ये कह रहा है कि प्रतिवादियों को वादी के रूप में पक्षांतरण करने की अनुमति कब दी जाएगी। यानी पार्टी को पहले जो प्रतिवादी था, डिफेंडेंट था, उसको वादी के रूप में पक्षकार कब बनाया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हमने रूल 1 और 23 रूल 1 समझा। इसमें क्या है, ए और बी के बीच में कोई वाद था मान लो, ठीक है, ए और बी के बीच में वाद था, बी और सी और डी के बीच में। अब ए ने क्या है वादी था, तो रूल 1 के तहत इसने क्या किया, एक प्रतिवादी के कई सभी या किसी प्रतिवादी के विरुद्ध क्या है वो वाद का प्रत्याहरण कर सकता है। तो ए ने मानो बी के विरुद्ध जो दावा किया था उस दावे के भाग तक यानी जितना हिस्सा, जितना अंश, जितना शेयर बी का था वहां तक क्या है उसने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल कर लिया वाद को, ठीक है। बी के भाग तक ए ने विड्रॉल कर लिया, तो जितना बी के विरुद्ध वाद विड्रॉल हो गया, तो अब बी ये चाहेगा कि न्यायालय मुझे वादी यानी प्लेंटिफ के रूप में वाद का पक्षकार बनाए। तो अब कहाँ आवेदन करेगा वो, ऑर्डर 1 रूल 10, ऑर्डर 1 रूल 10 पक्षकारों का जोड़ना, वादी के रूप में जोड़ना, प्रतिवादी के रूप में जोड़ना, काटना, मतलब ऑर्डर 110 की एप्लीकेशन लगाएगा। 110 कोर्ट में बहुत ज्यादा प्रयुक्त होता है, यानी 110 वादी पक्षकार के रूप में जोड़ना, नाम जोड़ना। तो जो जिस प्रतिवादी के विरुद्ध वाद का विड्रॉल हो गया था, अब बी न्यायालय में 110 की एप्लीकेशन लगाएगा कि मुझे यहां से नाम हट गया उसका, अब वो चाहेगा कि मुझे इसके साथ में वादी के रूप में प्लेंटिफ बना लिया जाए, प्लेंटिफ के रूप में वाद का पक्षकार बनाया जाए।
तो बी जैसे ही न्यायालय में 110 की एप्लीकेशन लगाएगा, न्यायालय सुनवाई करेगा, जांच करेगा। जांच में न्यायालय सबसे पहले ये बात देखेगा क्या बी का हित अन्य जो प्रतिवादी बचे हुए हैं उनके विरुद्ध कोई सारवान प्रश्न हित है तो नहीं है। अगर सारवान हित ए बी का सी और डी के विरुद्ध है तो ही वादी के रूप में उसको जोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं जोड़ा जाएगा। समझ आया कि प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद का विड्रॉल हो गया, अब वो पहले डिफेंडेड था, अब वो कहता है मुझे प्लेंटिफ बनाओ, एप्लीकेशन 110 की लगाता है न्यायालय में। न्यायालय जांच करता है कि जिस पक्षकार का आवेदन आया है, एप्लीकेशन आई है, क्या उसका हित जो अन्य प्रतिवादी सी और डी बचे हुए हैं उनके विरुद्ध क्या कोई सारवान हित या इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो न्यायालय उसे प्लेंटिफ के रूप में, वादी के रूप में जोड़े जाने की परमिशन देगा। ठीक है, प्रतिवादियों को पक्षांतरण करने की अनुमति कब देगा, ये है। फिर आता है ऑर्डर 23 रूल 2। ऑर्डर 23 रूल 2 ये कह रहा है, ऑर्डर 23 रूल 2 ये कह रहा है कि जैसे रूल 1 में क्या है, वादी ने क्या किया था, रूल 3 में बताया। रूल 1 का जो 3 पॉइंट था, न्यायालय की अनुमति ली, उसने वादों से प्रत्याहरण, ऑर्डर 23 रूल 1 ने ली। ठीक है, का थर्ड में न्यायालय वादों से प्रत्याहरण, यानी उसने न्यायालय की परमिशन ली और परमिशन लेना न्यायालय ने क्या वाद का विड्रॉ कर लिया। परमिशन लेके विड्रॉ किया है तो उसी कॉज ऑफ एक्शन के लिए वो नया वाद ला सकता है। तो अब नया वाद ला रहा है तो परिसीमा अधिनियम यानी लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा। तो ऑर्डर 23 रूल 2 ये कह रहा है कि परिसीमा विधि पर पिछले वाद का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो उसी कॉज ऑफ एक्शन पे नया वाद लाता है तो ये माना जाएगा कि उसका वाद विथ इन लिमिटेशन है, टाइम पीरियड में, यानी परिसीमा अवधि के भीतर है, टाइम बार्ड नहीं हुआ और माना जाएगा कि उसने पिछला कोई वाद दायर ही नहीं किया था। उसने तो विड्रॉ कर लिया न्यायालय की अनुमति लेके, अब उसी कॉज ऑफ एक्शन पे नया वाद लाता है तो नया वाद में ये माना जाएगा कि उसका वाद विथ इन टाइम पीरियड है, समय अवधि के, परिसीमा अवधि के भीतर है। पूर्ववर्ती वाद उसने संस्कृत ही नहीं किया ऐसा माना जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर 23 रूल 3। इंपॉर्टेंट रूल है वादों का समायोजन, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हम पहले भी कहीं पढ़ के आए थे क्या, पढ़ा था ऑर्डर 14 रूल 6 रूल 7 में, ऑर्डर 14 के रूल 6 और रूल 7 में कि करार या समझौता, पक्षकार करार कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं या समझौता, समायोजन, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके आधार पर न्यायालय डिक्री भी दे सकता था, यानी उसको एज ए विवादक इशू फेम मान के करेगा। तो वही करार या समझौता यहाँ पर है। ऑर्डर 23 रूल 3 वादों में समायोजन, यानी वाद के पक्षकार कोई करार कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं या समझौता कर सकते हैं। ठीक है, ये समझौता क्या है, लिखित में होना जरूरी है और उनके द्वारा हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। इस करार या समझौते में वो ये तय करेंगे कि कौन सा प्रतिवादी या सभी प्रतिवादी वादी के दावे के भाग को तुष्ट कर देंगे, यानी ए और बी ने वाद किया हुआ था सी और डी के विरुद्ध, अगर इनमें ये करार हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है कि सी और डी
मिलकर ए और बी जितनी राशि के लिए वाद किया, मान लो उन्होंने 50,000 रुपए के लिए वाद किया था, तो सी और डी या तो 50,000 रुपए दे देंगे या 30,000 रुपए में उनमें रजामंद हो जाते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है कि हम 30,000 रुपए दे सकते हैं, यानी वो किसी तुष्ट कर लेते हैं, समायोजन एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये एडजस्टमेंट या ये एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए और उनके द्वारा साइंड होना चाहिए, हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए। और न्यायालय के पास जब ये करार या एग्रीमेंट या एडजस्टमेंट जमा कराया जाता है तो न्यायालय जांच करता है और जांच करने के बाद में न्यायालय को लगता है कि हाँ ये स्वतंत्र सहमति फ्री कंसेंट से किया गया करार एग्रीमेंट है, तो न्यायालय उसके आधार पे डिक्री जारी कर देगा। या मान लो कि इन्होंने कहा ये 50,000 रुपए के लिए इन्होंने वाद संस्कृत किया और ये कहते हैं हम 30,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ तक यानी 30,000 रुपए तक, या ये कहते हैं नहीं अब 50,000 का हमने वाद संस्कृत किया था, अब हम 25,000 रुपए भी अगर हमें मिले तो हम संतुष्ट हैं। तो अगर सी और डी 25,000 रुपए दे देते हैं या 15,000 रुपए देते हैं तो वो दावे की तुष्टि हो जाती है, यानी इतने तक का वाद खत्म हो जाता है। 50,000 का किया और 25,000 रुपए इनको मिल गए, सी और डी को 25,000 मिल गए, इन्होंने 25,000 दे दी सी डी ने, तो दावा कितना बचा, 25,000 से बचा, यानी दावे की तुष्टि हो गई, दावे का एग्जीक्यूशन हो गया 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायालय जांच करता है और जांच करने के बाद न्यायालय ऐसे डिक्री दे सकता है। इसमें एक परंतु आया हुआ है, सॉरी सबक्लोज 2 आया हुआ है, ऑर्डर 23 का रूल 3 में सबक्लोज 2 ये कह रहा है कि अगर कोई पक्षकार ये कह रहा है कि ये जो करार हुआ या जो एग्रीमेंट हुआ या जो एडजस्टमेंट हमारे बीच में समझौता हुआ ये सही नहीं है, एक तो कह रहा है करार या समझौता हुआ है और दूसरा उससे डिनाई कर रहा है, डिनाई करके हमारे बीच में ऐसा कोई करार या समझौता नहीं हुआ। एक तो पक्षकार पार्टी कह रही है हाँ हुआ और दूसरा कह रहा है नहीं हमारे बीच में तो ऐसा कोई करार या समझौता नहीं हुआ। तो इसको सिद्ध करने के लिए कि करार या समझौता हुआ या नहीं हुआ, इस बात को सिद्ध करने के लिए किसी भी वाद में स्थगन नहीं दिया जाएगा, एडजमेंट नहीं दिया जाएगा, वाद की कार्रवाई को कंटिन्यू रखा जाएगा, वाद की कार्रवाई को एडजेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है इसमें एक स्पष्टीकरण और दिया हुआ है, संविदा विधि यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत अगर कोई करार या कोई समझौता या एग्रीमेंट वॉइड या वॉइडेबल है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो करार या वो समझौता वॉइड है या वॉइडेबल है, तो यहाँ पर भी रूल 3 के तहत भी वो विधिपूर्ण नहीं होगा वो करार या समझौता, यानी वो करार या समझौता यहाँ पर भी वॉइड या वॉइडेबल ही होगा, लॉफुल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर 23 रूल 3 का ए, वाद का वर्जन। वाद का वर्जन ये हेडिंग इतनी दी है कि वाद का वर्जन से मतलब यहाँ पे ये है वाद का वर्जन कि समझौता हुआ रूल 3 के तहत, तो समझौते के आधार पे न्यायालय ने क्या दे दी, डिक्री दे दी, न्यायालय ने डिक्री जारी कर दी। अब कोई पक्षकार इस डिग्री को सेट असाइड अपास्त कराने के लिए नया वाद नहीं ला सकता, यानी समझौता एग्रीमेंट या करार के अकॉर्डिंग रूल 3 के तहत समझौता हुआ और उसके अनुसार न्यायालय ने डिक्री जारी कर दी, अब कोई पक्षकार वही समझौते कि ए और बी के बीच में अगर समझौता हुआ और इन्होंने समझौते डिक्री या न्यायालय ने डिक्री जारी कर दी, अब ए या बी
इस डिग्री को सेट असाइड यानी अपास्त कराने के लिए नया वाद नहीं ला सकते, नया वाद नहीं ला सकते। इसे कहा है वो किस आधार पे अपास्त करवाना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इस डिग्री को इस आधार डिग्री को अपास्त करने के लिए नया वाद तो नहीं ला सकते, लेकिन ए या बी आधार तो देंगे। वो ये कहेंगे कि ये समझौता जो हमारे बीच में हुआ था वो लॉफुल नहीं था, विधिपूर्ण समझौता नहीं था, कपट से करवाया गया, दबाव से कराया गया, मतलब रीजन देंगे। तो यहाँ पर ऐसा नया वाद लाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। समझौता डिग्री को अपास्त करवाने के लिए, सेट असाइड करवाने के लिए नए वाद की परमिशन नहीं दी जाएगी। फिर आता है ऑर्डर 23 रूल 3 का बी। ऑर्डर 23 रूल 3 का बी ये कह रहा है कि प्रतिनिधिवाद यानी अगर कोई वाद रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो उसमें करार या समझौता कैसे किया जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव सूट सबसे पहले क्या था कि कई व्यक्तियों का हित एक समान हो, एक ही वाद में एक समान हितों वाले व्यक्ति को कोई अपना प्रतिनिधि बना के वाद दायर किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब जो प्रतिनिधि बना है अन्य व्यक्तियों का, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इन सबका एक ही समान वाद था, वाद दिया हुआ है एक्स और वाई के विरुद्ध, ठीक है। वादी भी हो सकते हैं, प्रतिवादी भी हो सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो इन सबका एक समान हित है, तो ये अपना प्रतिनिधि बना देते हैं ए को कि ए वाद करेगा। अब ए कोई समझौता कर सकता है क्या वाद में, या कोई करार कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको दो चीजें देखनी जरूरी है। उससे सबसे पहले न्यायालय की अनुमति लेनी जरूरी होगी। दो चीजें बता रही हूँ। फर्स्ट तो उसको न्यायालय की अनुमति लेनी होगी, न्यायालय की परमिशन लेनी होगी, और अन्य जिनका हित है बी सी डी एफ की अन्य की सहमति लेनी होगी। इनके इन दो चीजों के बिना वो किसी भी वाद में प्रतिनिधि है जो न्यायालय की परमिशन के बिना और अन्य जिनका हित है उनकी सहमति के बिना वाद में ना तो कोई करार कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, ना ही कोई समझौता एडजस्टमेंट कर सकता है। यानी दो बातें उनको ध्यान में रखनी जरूरी है, न्यायालय की अनुमति परमिशन और अन्य जो जिनका हित है उनकी सहमति, उनकी कंसर्न लेगा। इन दोनों चीजों के होने पर ही वो वाद में कोई करार कर सकता है या समझौता कर सकता है। अब रूल 3B में प्रतिनिधिवाद होता क्या, कौन से वाद हैं, स्पष्टीकरण में दिया हुआ है। स्पष्टीकरण में बताया हुआ है कि प्रतिनिधिवाद कौन से होते हैं। पूछ लिया जाता है कि प्रतिनिधिवाद कौन कौन से वाद माने जाते हैं, तो सेक्शन 91 में 92 में बताए हुए हैं। लोक न्याय से संबंधित यानी नेग्लिजेंस से न्यूसेंस से संबंधित कोई वाद है वो, या लोक पूर्ति यानी ट्रस्ट से संबंधित कोई वाद है वो, लोक पूर्ति या धार्मिक कार्यों से रिलेटेड कोई वाद है वो माने जाते हैं लोग, ठीक है। प्रतिनिधिवाद या ऑर्डर 1 रूल 8 प्रतिनिधिवाद बताया हुआ है। या अगर हिंदू जॉइंट फैमिली है, कुटुंब जॉइंट फैमिली है, हिंदू फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो उसका कर्ता यानी जो मेन पर्सन होता है उसके द्वारा कोई वाद फाइल किया जाता है तो वो भी प्रतिनिधिवाद माना जाता है। या कोई ऐसा अन्य वाद जिसमें
अन्य व्यक्तियों के हितों पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो वाद का पक्षकार वहां पे नाम नहीं है उसका, तो वो भी प्रतिनिधिवाद माना जाएगा। एग्जाम्पल मान लो 5-10 व्यक्तियों ने वाद किया हुआ है और उस 5-10 व्यक्तियों में किसी एक्स या वाई का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उस वाद का इफेक्ट एक्स वाई पर भी पड़ेगा, तो वो वाद प्रतिनिधिवाद माना जाएगा। जैसे दादा की प्रॉपर्टी में कोई विवाद है और बेटे कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, पोतों का या पड़पोतों का उसमें नाम नहीं है, लेकिन इफेक्ट तो पड़ेगा। ऐसे ही निष्पादक एग्जीक्यूटर पे, प्रशासक पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो प्रतिनिधिवाद माने जाते हैं। लास्ट आता है ऑर्डर 23 रूल 4, डिक्रियों की निष्पादन की कार्य, यानी ऑर्डर 23 की कोई भी बात डिक्रियों या ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन की जो कार्रवाई होती है उस पे इफेक्ट नहीं डालती, यानी ऑर्डर 23 की कोई बात एग्जीक्यूशन से संबंधित जो कार्रवाई हो रही, चाहे डिग्री की हो रही है चाहे ऑर्डर की हो रही है, उस एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कार्रवाई पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है। तो ये था ऑर्डर 23, वादों का प्रत्याहरण और समायोजन। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।